दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर वार में क्यों इन्वॉल्व हो सकता है? मैं आपको इसकी दो वजूहात बताता हूँ। एक तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है जो आगे चलकर न्यूक्लियर वार में तब्दील हो सकती है, और दूसरी वजह नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अपने लोगों को कुछ खाने के लिए वहाँ की हुकूमत दे ना दे, लेकिन उन्होंने बड़े ख़तरनाक किस्म के एटम बम बनाए हुए हैं और वो आए दिन अमेरिका पर एटमी हमला करने की धमकियां देते रहते हैं। अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया को कितनी ही दफ़ा मना कर चुका है कि अपने एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करे, लेकिन नॉर्थ कोरिया है कि वो और ज़्यादा एटमी हथियार बनाए जा रहा है और उन्हें और ज़्यादा तबाहकुन बनाता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टेंशन की वजह से आगे चलकर अमेरिका पर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो अमेरिका उस न्यूक्लियर अटैक का जवाब किस तरह से देगा। दोस्तों, मेरा नाम है शिकेब और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ एवरीथिंग। मैं आपके लिए साइंस, हिस्ट्री और मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अमेरिका के पास इस वक्त 5550 न्यूक्लियर वारहेड्स यानी एटम बम मौजूद हैं। यह नंबर डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड दोनों किस्म के वारहेड्स की कुल तादाद है, यानी वो जो लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो जिन्हें रिजर्व लिए पीछे रखा गया है। अमेरिकी एटमी वेपन्स का स्टोरेज बहुत बड़ा है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाता है। इनमें से एक B-83 है। ये ग्रेविटी बम है और ये सख्त और मजबूत तरीन अंडरग्राउंड तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये US आर्सेनल का सबसे ताकतवर वेपन है। की तादाद के मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे हैं, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के पास 650 के आसपास B-83 मौजूद हैं। अमेरिका के पास न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने के लिए दो तरह के मिसाइल्स हैं। इनमें से एक का नाम मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और दूसरे का नाम ट्राइडेंट 2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइलों का ये निज़ाम अमेरिकी न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है। अमेरिका की एटमी हमले का जवाब देने की स्ट्रेटजी को न्यूक्लियर ट्रायड स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसका मकसद एटमी हमले से बचना कैसे है और फिर उस एटमी हमले की जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। इस न्यूक्लियर ट्रायड के 3 बड़े हिस्से हैं: लैंड बेस्ड ICBMs, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये 3 बड़े स्ट्रक्चर एटमी हमले की सूरत में इस बात को इंश्योर करते हैं कि अमेरिका की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत बरकरार रहे। इन 3 में से एक या 2 हिस्से काम करना छोड़ भी दें तो भी ये निज़ाम आखिर तक काम करेगा। अमेरिका के पास 400 ICBMs हैं। ICBMs का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये ICBMs अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में साइलोज में नस्ब हैं। साइलो एक अंडरग्राउंड चैम्बर होता है जिसमें एक गाइडेड मिसाइल फायर करने के लिए तैयार रखा जाता है। इन साइलोज में मिनटमैन 3 मिसाइल्स होते हैं। एक मिनटमैन 3 मिसाइल मुतअद्दिद न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल्स प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर फायर किए जा सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये डिफेंस स्ट्रेटजी कितनी तेज़ी से काम करती है। ये साइलोज न्यूक्लियर ट्रायड के ज़मीनी हिस्से की बैकबोन समझे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 50 के करीब और साइलोज हैं जो डिकॉय के तौर पर काम करते हैं, मतलब कि इनमें कोई मिसाइल नहीं होता। हर ICBM की रेंज 13,000 किलोमीटर से ज़ायद होती है। ये 475 किलोग्राम से ऊपर धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। ट्रायड का दूसरा हिस्सा 14 सबमरीन पर मुश्तमिल है। ये ओहायो क्लास स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। हर सबमरीन पर ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल लगा होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी की वजह से ये न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिकन डिटेरेंट स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा हैं। इन 14 में से 8 सबमरीन्स वाशिंगटन के करीब सियाटल में बैंगर पर खड़ी हैं, जबकि 6 जॉर्जिया के समुंदर में किंग्स बे पर खड़ी हैं। हर ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे ये रिफ्यूल हुए बगैर 15 साल तक चल सकती है। इससे ये सबमरीन बगैर किसी मसले के सारी दुनिया के समंदरों में आजादाना घूम फिर सकती हैं। ये आमतौर पर बगैर वापस आए 75 से 90 दिन तक कहीं भी जा सकती हैं। 90 दिन बाद मेंटेनेंस के लिए इन्हें पोर्ट पर वापस आना होता है। हर
सबमरीन पर ट्राइडेंट मिसाइल लगे होते हैं। इनकी रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर यानी 7500 मील के आसपास पकती है। इनका निशाना इतना एक्यूरेट होता है कि ये 12,000 किलोमीटर दूर से 100 मीटर के अंदर अंदर दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखती है। और सबमरीन में इतने धमाका खेज हथियार होते हैं कि ये एक पूरे मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। ये अमेरिका की जवाबी न्यूक्लियर ताकत का दूसरा हिस्सा है। ट्राइड का तीसरा और फाइनल हिस्सा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और फिजाई न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका की फौज ने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर तमाम फौजी अड्डों पर सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार स्टोर किए हुए हैं। इनमें B-83 भी शामिल हैं। ये न्यूक्लियर हथियार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर या B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के जरिए डिलीवर किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड एक ऐसा डिटरेंस सिस्टम है जो इस बात की तसल्ली करता है कि अमेरिका किसी भी न्यूक्लियर हमले का जवाब दे सकता है। इसका मतलब है कि कोई मुल्क अगर अमेरिका पर पहले हमला करता है तो भी अमेरिका उसे भरपूर जवाब देने के काबिल होगा। जो मुल्क ऐसा करेगा वो तबाही और खुदकुशी को दावत देगा। चले फर्ज करते हैं कि कोई मुल्क किसी भी वजह से अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले सूरत हाल में इमीडिएट रिस्पांस के बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स और एक्शंस मौजूद हैं। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 3 मरहलों में लॉन्च होता है। पहले मरहले को बूस्ट फेज कहते हैं। इसमें रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। मिसाइल के इंजन इसे बड़ी तेजी से बुलंदी पर फिजा में ले जाते हैं। मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए अमेरिका एक स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम पर डिपेंडेंट है। ये एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम मिसाइल की लॉन्च के फौरन बाद इंफ्रारेड एग्जॉस्ट प्लूम को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से डेटा कंफर्म करने के लिए ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स जैसे कि ग्राउंड बेस्ड डिफेंस इसके साथ काम करते हैं। सिस्टम्स सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। बात को इंश्योर किया जाता है कि ज़मीनी और खलाई डेटा निशाने की तस्दीक कर रहे हैं। निशाने की एक्यूरेसी को बेहतर बनाया जाता है और गलत अलार्म के खतरात को कम से कम किया जाता है। दूसरा फेज मिड कोर्स फेज है। इस फेज में मिसाइल खला में पहुंचता है और नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ रफ्तार पकड़ता है। ये रफ्तार 20 मैक या 24,000 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। यह स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इस मिसाइल को ज़मीन का चक्कर लगाने में सिर्फ 1.25 घंटे लगेंगे। इस स्पीड से ये मिसाइल बहुत लंबे फासले तय कर सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स यानी मिसाइल इंटरसेप्टर्स के लिए ये आखिरी मौका होता है कि वो इस मिसाइल को ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही निशाना बना ले। आखिरी मरहले में न्यूक्लियर वारहेड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और अपने टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। एक दफ़ा मिसाइल जब यहाँ पहुँच जाता है तो फिर इसे निशाना बनाने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तकरीबन 100% इम्कानात होते हैं कि अब ये निशाने को जाकर हिट करेगा। ऐसे किसी भी मौका पर अमेरिका के सदर के पास कम से कम वक्त होता है, यानी तकरीबन 10 से 15 मिनट, यानी वो इंतकामी कार्रवाई का फैसला करे और इंसानियत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठा दे। सदर एक 2 मैन रूल के ज़रिए से फैसला करता है कि US न्यूक्लियर वारहेड डिलीवर करना चाहता है या नहीं। ये फैसला जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को और उसके ज़रिए से नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर को भेजा जाता है। एक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी सैचल के ज़रिए से वार रूम डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसे फुटबॉल भी कहते हैं। इस फुटबॉल के अंदर मेन्यू बुक होती है जिसमें स्ट्राइक के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक 3 इंच बाई 5 इंच का बिस्किट होता है। बिस्किट पर ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं जिससे प्रेसिडेंट अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करता है। मेन्यू में मेजर अटैक ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्टेड अटैक ऑप्शंस होते हैं और लिमिटेड अटैक ऑप्शंस होते हैं। अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की सूरत में सदर को E-4B नामी एक तैयारे में भेज दिया जाता है। इसे नाइट वॉच भी कहते हैं और इसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। इस तैयारे को न्यूक्लियर वार के दौरान ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मुल्क से बहुत ज्यादा ऊपर परवाज करता है, महफूज कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। इसे स्पेशली तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या EMPs को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस तरह ये मुसलसल कंट्रोल और कम्युनिकेशन में रहता है। लेकिन अगर जंग के दौरान सदर किसी तरह इनकैपेसिटेट हो जाए तो कमांड के इख्तियारात वाइस प्रेसिडेंट या किसी और ऑफिसर को मुंतकिल हो जाते हैं। जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। पेंटागन ने बहुत सारी सिमुलेशंस बनाई हुई हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि किसी भी न्यूक्लियर हमले की सूरत में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। हर सिमुलेशन का नतीजा एक ही निकलता है, यानी बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार। एक सिमुलेशन जो प्रिंसटन साइंस और ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ने बनाई थी, इसके अंदाज़ों के मुताबिक रशिया और US के दरमियान
एक फुल स्केल न्यूक्लियर वार के नतीजे में शुरू के ही कुछ घंटों में 9 करोड़ लोग मर गए। न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन जैसे फिनोमेना से बाद में सालों तक लोग मरते रहेंगे। लोग अंधे, गूंगे, बहरे और माजूर पैदा होते रहेंगे। फिक्र उन जाहिल लीडरों की है जो जानते बूझते भी दोनों तरफ होने वाले इस तबाही से बाज नहीं आ सकते। ऐसे लीडर्स किसी भी टेंशन को एटमी जंग तक ले जा सकते हैं, ये जानते बूझते भी कि इससे जमीन की जिंदगी खत्म हो सकती है। सिमुलेशंस ये दिखाती हैं कि एक छोटी सी एटमी जंग भी बहुत बड़ी तबाही फैलाएगी। ये जंग हमारे इस प्लेनेट पर जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये बताना बेहद मुश्किल है कि यूएस किसी भी एटमी हमले का जवाब किस तरह से देगा। 2012 में एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हुआ था। इस डॉक्यूमेंट में 1960s के दौरान यूएस के न्यूक्लियर वार के एग्जैक्ट प्लान लिखे हुए थे। ये सिंगल इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल प्लान यानी सायोप था। सायोप 1961 से 2003 तक यूएस के न्यूक्लियर वार के जनरल प्लान्स थे। ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान, सीरिया और लीबिया में मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करने के लिए था। पहला सायोप, जिसे सायोप 62 भी कहा जाता है, 14 दिसंबर 1960 को मुकम्मल हुआ था और इसे 1 जुलाई 1961 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसमें एक जंगी मंसूबा लिखा हुआ था। इस वार प्लान के मुताबिक यूएस अपना सारे का सारा न्यूक्लियर आर्सेनल यानी 32 के 3200 न्यूक्लियर वारहेड चाइना, रशिया और इसके अलाइज पर गिरा देगा। इन न्यूक्लियर वारहेड्स का कुल धमाका 8000 मेगाटन TNT के बराबर था। इसे समझने के लिए इस तरह से समझिए कि ये धमाका 5 लाख हिरोशिमा धमाकों जितनी तबाही पैदा करता। अगर एक हिरोशिमा ने इतनी बड़ी तबाही पैदा की थी तो सोचिए हिरोशिमा जैसे 5 लाख धमाके किस कदर तबाही पैदा करते। ये कम्युनिज्म के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यूएस की स्ट्रेटेजी थी। सायोप 62 की एग्जीक्यूशन के नतीजे में 285 मिलियन लोगों की डेथ्स और 40 मिलियन मजीद कैजुअलिटीज का खतरा था। पहला सायोप, जिसकी बुनियाद मैसिव रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन था, इसमें लचक नहीं थी। इसमें सारे कम्युनिस्ट मुल्कों को एक ब्लॉक के तौर पर डील करना शामिल था। सायोप 62 में अल्बानिया जैसे छोटे से मुल्क की मुकम्मल तबाही का मंसूबा भी शामिल था, क्योंकि इसके बॉर्डर्स के अंदर सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस रडार नस्ब था। जब डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनमारा ने इस पर सवाल उठाया तो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड थॉमस पावर इस पर मुस्कुराए और कहा, मिस्टर सेक्रेटरी, हमें यकीन है कि अल्बानिया में आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि अब हम इसे हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले हैं। 61 और 62 के दौरान कैनेडी की एडमिनिस्ट्रेशन ने मैकनमारा की निगरानी में चलने वाले इस प्लान को तब्दील किया। उन्होंने बड़े रिस्पांस के बजाय छोटे छोटे हमलों का मंसूबा बनाया। जुलाई 62 में सायोप 63 पर अमल दरामद शुरू हुआ और ये अगले 10 साल तक बगैर तब्दील हुए ऐसे ही काम करता रहा, सिवाय एक अचानक हमले के। इस अचानक हमले में 5 बड़े हमले शामिल थे। पहला, सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को तबाह करना। दूसरा, सबमरीन टेंडर्स को तबाह करना। तीसरा, शहर से दूर मिलिट्री साइट्स यानी एयर डिफेंसेस को तबाह करना। शहर से नजदीक मिलिट्री साइट्स यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करना। और 5वें नंबर पर एक फुल स्केल और अचानक हमला शामिल था। दोस्तों, हम डेकेड्स से न्यूक्लियर हथियारों के साए में रह रहे हैं और दुनिया बहुत दफा इसे इस्तेमाल करने के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। के न्यूक्लियर दौर में कोई भी मिस कैलकुलेशन इंसानियत को उसके आखिरी लम्हे तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आप एटमी जंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं।